अस्सलामुअलैकुम। फोर्सेस इंस्टीट्यूट बहावलपुर में आप सबको वेलकम करते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ के सेशन में आज हमारा लेक्चर नंबर 35 है। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। फिशरीज़ के हमारे पास सिर्फ बाकी 4 लेक्चर्स रहते हैं जो इसी वीक के अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जनरल ज़ूलॉजी के लेक्चर शुरू हो जाएंगे और फिशरीज़ के MCQs सीरीज शुरू हो जाएगी और MCQs जो हैं टेस्ट सेशन भी शुरू हो जाएगा नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह 19 तारीख से। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए आज वाले लेक्चर की तरफ चलते हैं। बहुत अहम टॉपिक है आज का हमारा। वैसे इसको हमने पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, लेकिन आज हम इसकी पूरी डिटेल को डिस्कस करते हैं। इंड्यूस स्पॉनिंग, या जिसे हम आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कहते हैं, या जिसे हम हैपोफाइसेशन कहते हैं। तो इंड्यूस्ड स्पॉनिंग या जिसे आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कहा जाता है क्या है कि बेसिकली ऐसी ब्रीडिंग का ऐसा मेथड है जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं फ़िश की ब्रीडिंग में। मतलब फ़िश को ब्रीड करवाने के लिए, इंडक्शन ऑफ ब्रीडिंग इन फ़िश के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स की। तो जहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड की ज़रूरत पड़े तो उसको बेसिकली हम कहते हैं हैपोफाइसिस। ठीक है, जहाँ पे भी जो पिट्यूटरी ग्लैंड इन्वॉल्व हो रहे होंगे उसको हम क्या नाम देंगे? हैपोफाइसिस का नाम देंगे। तो यही बात उसने डेफिनेशन में भी की हुई है कि मेथड ऑफ ब्रीडिंग इन विच हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स आर हैपोफाइसिस आर यूज्ड फॉर इंडक्शन ऑफ ब्रीडिंग इन फिश, उसको हम हैपोफाइसेशन या आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, या इंड्यूस्ड स्पाइनिंग भी कहा जाता है इसको। और इसके अलावा आगे देखें तो अगली लाइन में उसने वाज़े लिखा हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस सो इट इज़ कॉल्ड हैपोफाइसिस। क्योंकि यहाँ जहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड इन्वॉल्व होगा उसको हम नाम देंगे हैपोफाइसिस का। उसके बाद है जी इसकी हिस्ट्री। हिस्ट्री में बात करें बच्चों तो इन पैराग्राफ में आपने को ख़ास नहीं करना कुछ भी, या आपके वैसे मैं थोड़ा सा बताता जाता हूँ। तो कहता है कि इसकी हिस्ट्री की बात करें तो कुछ जो मेजर कार्प्स हैं उनकी अगर बात करें तो वो कहता है कि वो ठहरे हुए पानी में ना ब्रीड नहीं कर सकती थी। उनको जो है ना इनअंडेटेड जो है ना हम कह सकते हैं ज़ेरे आब जो पानी होता है उसकी ज़रूरत होती थी ब्रीड करवाने के लिए, लेकिन वो मिच्योर जो है वो ठहरे हुए पानी में होती थी। तो साइंसदानों के लिए या आप कह सकते हैं फ़िश के लिए जो मसला होता था, तो इसलिए जो ना साइंसदानों ने सोचा कि कोई एक ऐसा सिस्टम मुतारिफ़ करवाया जाए कि एक ही जगह पे उनकी जो है ना ब्रीडिंग भी करवाई जाए और उनको मिच्योर भी करवाया जाए। ठीक है, तो इसके लिए फिर ये जो हमारे पास इंड्यूस्ड स्पाइनिंग का प्रोसेस है इसको मुतारिफ़ करवाया गया। और ये जो आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड ब्रेन हमारे पास स्पाइनिंग है, ठीक है, इसके या हाइपोफाइसेशन जिसको कहते हैं, सबसे पहले ये MCQs भी आता है कि सबसे पहले इसके ऊपर काम किसने किया था? तो ब्राज़ील ने। जो ब्राज़ील के जो आप कह सकते हैं पैसिकल्चरिस्ट थे। पैसिकल्चरिस्ट का मतलब क्या है? जो फिशरीज़ के ऊपर काम करने वाले होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंड्यूस स्पाइनिंग के ऊपर ब्राज़ीलियन जो है उन्होंने काम किया था। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो किसने किया था? रशियंस हैं। हैव आल्सो बीन सक्सेसफुल इन गेटिंग स्टर्जियन टू ब्रीड इन कन्फाइंड वाटर। तो वो कामयाब हुए थे स्टर्जियन को ब्रीड करवाने में कन्फाइंड वाटर के अंदर। तो दूसरे नंबर पे हम कह सकते हैं रशिया है, और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट है, US, यूनाइटेड स्टेट्स इन जापान। ठीक है, तो जापान हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, उसके बाद हम कहते हैं ये, लेकिन सबसे पहले जो है वो ब्राज़ील आते हैं। आगे भी मैं इनके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, अब जो अगर देखा जाए तो अब हम कहते हैं ये जो प्रोसेस है ये रशिया और ब्राज़ील में तकरीबन डेली बेसिस पे इंड्यूस स्पाइनिंग का प्रोसेस हो रहा है। अब बच्चों अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में क्या होता है? 19 या ओवरऑल हम अगर बात करें ना उस टाइम तो हमारे पास बरे सगीर था। ठीक है, तो हिंदुस्तान ही था, पाकिस्तान था नहीं 1937 के अंदर। ठीक है, तो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो सबसे पहले जो है ना 1937 के अंदर जो हामिद खान है उन्होंने ट्राई किया सिरहैना मिरागला को स्पाइन करवाने का बाय इंजेक्टिंग मेमेलियन पिट्यूटरी। ठीक है, तो मेमेलियन पिट्यूटरी जो हमारे पास है उसको एक्सट्रैक्ट करके सिरहैना मिरागला जो फिश है उसको बेसिकली स्पाइन कराने का प्लान किया, लेकिन उसको कोई ख़ास किस्म की कामयाबी ना मिली। ये 1937 की बात है।
ठीक है। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे बात करें तो वो कहता है कि उसके बाद 1962 तक कोई ख़ास जो है वो अटैम्प्ट नहीं की गई। तो 1961 1962 के अंदर चिनामा रिसर्च स्टेशन, ये आई थिंक सो गुजरांवाला में है, वहाँ पे जो है फिर हमारे पास जो कौन है, अजमल भट्टी साहब और सुल्तान सलीम साहब हैं, ये इन्होंने ट्राई किया कि जो पिचोट्री ग्लैंड है उनको एक्सट्रैक्ट करके फिशेस को जो है वो क्या करवाया जाए, ब्रीड करवाया जा सके। तो ट्राइड द पिचोट्री extracts fishes preserved in absolute alcohol as well as in freshly prepared solution। तो वो कहते हैं कि पिचोट्री को एक्सट्रैक्ट करके अल्कोहल के अंदर प्रिजर्व करके उनको जो है ना फिर ब्रीड करवाया जाए, लेकिन उनको भी कोई ख़ास कामयाबी अजमल भट्टी और सुल्तान सलीम को ना मिल सकी। इसी तरीके से 1964 के अंदर 3 पेयर्स जो हैं लेबी और रोहिटा के, उनको इंड्यूस स्पाइनिंग के थ्रू पिचोट्री ग्लैंड की मदद से क्या किया गया, कामयाबी मिली, इंड्यूस्ड उनकी स्पाइनिंग करवाई गई। ठीक है। अगेन इन 1960 एक्सपेरिमेंट ऑफ अनवर बेग एंड अब्दुल वहीब, वन पेयर ऑफ सिरहेनस मिरागला स्पॉन्ड बाय द सेम मेथड। तो यही अजमल भट्टी की ही बात हो रही है, सुल्तान साहब की बात हो रही है कि इन्होंने 1962 में जो किया था, 1961 में किया था, उनमें तो ख़ास कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन 1964 के अंदर इन्होंने क्या किया, 3 पेयर जो लेबी और रोहिता के थे उनको स्पाइनिंग करवाने में काफ़ी इनको कामयाबी मिली। और बाद में अनवर बेग और अब्दुल वहीद ने सिरहनस मिरागला को भी स्पाइन करवाया सेम मेथड से। ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि 1966 के अंदर मज़ीद ये प्रोसेस जो है जारी रहा और तकरीबन 13 पेयर सिरहनस मिरागला के और 1 पेयर लेबी और रोहिता का मज़ीद जो है वो इंड्यूस स्पाइनिंग से इनकी ब्रीडिंग करवाई गई। तो बाद में ये प्रोसेस फिर पूरा चल पड़ा था और अब जो है ना ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जारी है। रशिया और ब्राज़ील में तो डेली बेसिस पे चल रहा है। उसके बाद बात करें तो कहते हैं कि ब्राज़ील ने सबसे पहले 1934 में इसके ऊपर काम किया, फिर रशिया ने 1937 के अंदर इसके ऊपर काम किया। उसके बाद जो है ना हमारे पास पाकिस्तान में 1961 के अंदर चिनावा हैचरी जो गुजरांवाला में है उसके अंदर जो है ना इसके ऊपर इंड्यूस्ड स्पाइनिंग के ऊपर काम किया गया बच्चों। उसके बाद बच्चों बात करें तो बेसिस ऑफ हाइपोफेसेशन है कि इसकी जो बेसिस हैं वो किस चीज़ के ऊपर है। तो इसकी बात करें तो पिचोट्री जो हमारे पास हार्मोन्स हैं या जो पिचोट्री ग्लैंड है उनको इंजेक्शंस की फॉर्म में बेसिकली मुंतकिल किया जाता है ताकि ये जो गुनेड्स हैं वो क्या हो सके, मिच्योर। असल में ये जो सारी कहानी है ना इंड्यूस स्पाइनिंग में, इसमें है भी यही कि जो पिचोट्री ग्लैंड, जो पिचोट्री हार्मोन्स भेजे जाते हैं ना, इंजेक्ट किए जाते हैं, वो करते क्या हैं, वो गुनेड्स को मिच्योर कर देते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं कि वो मिच्योर हो जाएं ताकि जो है ना ब्रीडिंग करवाई जा सके आर्टिफिशियल तौर पर। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पिचोट्री जो हमारे पास हार्मोन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, इनके साथ साथ कुछ और सिंथेटिक हार्मोन्स जिनको कहते हैं वो भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। और वो सिंथेटिक हार्मोन्स कौन से हैं, ओवाप्रम है, ओवाप्रम हो गया, ओवरडाइड हो गया, LHRH हो गया, HCG हो गया। ठीक है। तो ये सारे हमारे पास क्या हैं बच्चों, सिंथेटिक हार्मोन्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं पिचोट्री हार्मोन्स के साथ साथ। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में इसकी ज़रूरत क्यों हुई, क्योंकि जो मेजर कार्ब्स हैं डोंट ब्रीड इन स्टैंडिंग वाटर अनलेस गिविंग द हार्मोनल इंजेक्शन। तो वो कहते हैं कि बेशक उनको हार्मोनल इंजेक्शन लगाए जाते थे तो मेजर कार्ब्स जो हैं वो स्टैंडिंग ठहरे हुए पानी में ब्रीड नहीं करती थी। तो इसलिए पाकिस्तान में हैपोस जो हमारे पास फाइसेशन है इसकी ज़रूरत पड़ी, इंड्यूस्ड स्पाइनिंग की आर्टिफिशियल ब्रीडिंग की ज़रूरत पड़ी बच्चों। इम्पॉर्टेंस की बात करें तो सीधी सी बात है, इससे ये होगा कि ईज़िली फ़िश सीड अवेलेबल होगा। पहले यह पकड़ना पड़ता था फ़िशेस को दरियाओं में से इधर उधर से, अब ये है कि जब आर्टिफिशियल करवाएंगे, अपने हाथ से करवा रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको फ़िश सीड भी आसानी से मिल जाएगा। फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए मुश्किल होती थी, अब आपके पास जो है ना, क्योंकि आप खुद ब्रीड करवा रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि उसकी आइडेंटिफिकेशन भी आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है हमारे पास। नेक्स्ट बच्चों बात करें तो इसका मैकेनिज़्म है। तो इसमें 5 हमारे पास स्टेजेस हैं, स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो है कि जो ब्राउड है, ब्राउड स्टॉक है, उसको रेयर करवाया जाए, उसको सिलेक्ट किया जाए। मतलब पहला काम होता है सिलेक्शन का, कि बेसिकली कौन सा जो है ना आप कह सकते हैं फ़िश जो है या कौन सा जो आप कह सकते हैं हमारे पास स्पाइनर है, कौन सा सिलेक्ट करेंगे
तो पहला काम भी यही होता है कि ऐसी चीज़ को सिलेक्ट करें जो बीमार ना हो, ये आगे खैर हम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद पिट्यूटरी जो एक्सट्रैक्ट है, जो पिट्यूटरी हार्मोन्स है उनको बनाया जाता है। फिर जो उनको एक्सट्रैक्ट जो बनता है उसको इंजेक्ट किया जाता है। फिर स्ट्रिपिंग होती है, मिक्सिंग जिसे कहते हैं। फिर उसमें मुख्तलिफ डेवलपमेंटल स्टेज आ सकती हैं, तो इनको हम स्टेजेस आती हैं, तो इनको हम डिस्कस करते हैं। तो पहला है कि स्टॉक ऑफ लार्ज फिश जो होता है अंडर गोइंग ब्रीडिंग, उसको हम बेसिकली क्या नाम देते हैं, ब्रूड स्टॉक का नाम देते हैं। कि पहला स्टेप क्या है कि सिलेक्ट करना है ब्रूड स्टॉक को, रेयर करना है। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्रूड स्टॉक है, कहते हैं कि इसको एक लार्ज फिश होती है जिसको हमने फिर आगे जाके ब्रीड करवाना होता है। उसका जो स्टॉक है उसको कहते हैं ब्रूड स्टॉक। ठीक है बच्चों, तो जो फिश हमने ब्रीडिंग करवानी है जिन फिशेस की, ठीक है, उनका जो स्टॉक है उसे स्टॉक ब्रूड कहते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है कि उनकी सिलेक्शन की जाए। सिलेक्शन में क्या होना चाहिए कि हेल्दी ब्रूडर्स होने चाहिए, कि वो फिश जो हम ब्रीड करवाना चाह रहे हैं वो हेल्दी हो और उसमें जो गुनेड्स हैं वो रेडी हो चुके हों, कि उनको अगर थोड़ा सा स्टिमुलेट हार्मोन से करवाया जाए तो राइप हो जाए, मतलब आप कह सकते हैं गुनेड्स जो हैं वो तैयार हो जाएं ब्रीडिंग करवाने के लिए। तो इसमें जो ब्रूडर और या स्पाइनर्स भी हम इसको कहते हैं, तो स्पाइनर और जो ब्रूडर्स है उनको कलेक्ट किया जाता है लेक्स में से, रिजर्वेयर या कमर्शियल पॉन्ड में से उसको जो है ना कलेक्ट करेंगे। और उसमें क्या खासियत होनी चाहिए, शुड नॉट लेस देन 2 kg, कि जो भी फिश हम ब्रीड करवाना चाह रहे हैं, जिसकी हम आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करवाएंगे, जिनमें से हमने एग और स्पर्म्स निकालने हैं, उनका जो है ना वेट जो है वो क्या होना चाहिए, 2 kg से कम नहीं होना चाहिए। किसी किस्म की उसमें कोई बीमारी ना हो। इसके अलावा उसको जो है ना क्या करेंगे, एडवाइजेबल टू बाथ वॉशिंग द स्पाइनर। ये जो ब्रूड है या स्पाइनर है उसको हम क्या करेंगे, वॉश करेंगे 15 मिनट के लिए इन 5% NaCl सोल्यूशन। तो NaCl का जो सोल्यूशन है, मतलब पानी के अंदर NaCl 5%, उसमें उसको क्या करेंगे हम वॉश करेंगे, ताकि किसी किस्म का कोई एक्टोपैरासाइट जो है, ख़ास तौर पे डेक्टाइलोगैरस। तो डेक्टाइलोगैरस जो है ना इस तरह के जो कोई भी एक्टोपैरासाइट है वो उसके ऊपर ना रह जाए। तो उस फिश को जिसमें से हमने ब्रीडिंग करवानी है, जिसकी, उसको हम क्या कर लेंगे, या जिसमें से आप कह सकते हैं एग और फीमेल में मेल में से स्पर्म्स निकलवाने हैं, उनको जो है ना वॉश करेंगे 15 मिनट के लिए। उसके बाद क्या है जी, जो स्पाइनर्स है उसको हम प्लेस ब्रूड स्टॉक पॉन्ड में या टैंक में उसको हम रख देंगे और कंटिन्यूस वहाँ पे पानी की सप्लाई होगी। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना स्टॉकिंग रेट जो है, अगर स्टॉक देखा जाए 300 से 400 पर एकड़ होना चाहिए, जिसमें 50% मेल और 50% जो है फीमेल्स होनी चाहिए। तो ऐसी हम मतलब टैंक है या पॉन्ड है या जो भी चीज़ जहाँ पे आपने ये ब्रीडिंग करवानी है आर्टिफिशियल, वहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो स्टॉकिंग रेट है वहाँ पे 300 से 400 पर एकड़ के लिहाज से जो है ना वो ब्रूडर्स होने चाहिए, वो स्पाइनर्स होने चाहिए, जिसमें 50% मेल होने चाहिए और 50% फीमेल्स होनी चाहिए। उसके बाद है जी, मेल को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, फीमेल को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। मेल्स कैन बी आइडेंटिफाई बाय नो बल्गिंग एब्डोमन, तो उसके एब्डोमन, उसके पेट में किसी किस्म की बल्गिंग नहीं होगी। ओजिंग आउट ऑफ मेल्ट, तो उसके जो मेल्ट है वो निकलना शुरू हो। मेल्ट क्या है बेसिकली, ये नीचे भी उसने लिखा हुआ है कि जो मोलस्क्स होते हैं, फिशेज़ हैं, उनके जो मेल हैं वहाँ पे जो है ना ख़ास किस्म का लिक्विड निकलता है, जिसे आप स्पर्म्स भी कह सकते हैं। तो ओजिंग जो है ना आउट ऑफ मिल्ट निकलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो अपर कॉलम है इज रफ एंड ग्रेन्युलर, कि मेल का जो अपर कॉलम होगा वो रफ होगा और ग्रेन्युलर होगा। आइडेंटिफिकेशन आप फीमेल करेंगे, फीमेल आइडेंटिफाई कैसे होगी, एब्डोमेन उसका बल्गिंग होगा, एग रिलीज होगा जब हम उसके पेट को स्लाइटली क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। तो प्रेस करेंगे तो यहाँ से एग अगर मेल को करते हैं वहाँ से स्पर्म, और अपर कॉलम जो फीमेल का होता है वो क्या होगा बच्चों, सॉफ्ट होगा। तो इस तरीके से फीमेल को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बच्चों हम बात करें तो इन एडिशन टू नेचुरल फूड सप्लीमेंट्री फूड मस्ट बी अप्लाइड एट रेट ऑफ 3% ऑफ बॉडी वेट। तो बॉडी वेट के 3% आप सप्लीमेंट्री फूड भी प्रोवाइड उसको कर सकते होते हैं। अच्छा, और मोस्टली जो हमारे पास ब्रीडिंग सीज़न है, ठीक है, मेजर कार्प्स का वो कहाँ से कहाँ होता है, मई से लेके अगस्त तक। ठीक है, अब जैसे मई चल रहा है तो अब शुरू होगा और अगस्त सितंबर तक जो है ये इंड्यूस्ड ब्रीडिंग का जो सीज़न है ये चलता रहेगा, तो आप इस दौरान करवा सकते हैं ब्रीडिंग।
उसके बाद बच्चों दूसरा स्टेप है, ये हो गया पहला कि सिलेक्ट हमने करना है, ठीक है, हेल्दी हो, कोई बीमारी ना हो, 2 kg से उसका वज़न कम ना हो। उसके बाद है जी दूसरा प्रिपरेशन ऑफ पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट। अब पिट्यूटरी जो एक्सट्रैक्ट है, हार्मोन है, उसको हमने प्रिपेयर करना है। अब उसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, उसके लिए वो कहता है कि 2 पेयर्स ऑफ फिश मेजर कार्ब्स आर टेकन, एक डोनर पेयर एक रिसेप्शन पेयर, ठीक है, एक रिसीवर। जो डोनर होता है, मेल है या फीमेल है, वो क्या होने चाहिए उसमें, जो हम कहते हैं कि जो उसके गुनेड्स हैं वो राइप होने चाहिए, ना भी हो तो चल जाएगा, लेकिन मोस्टली ऐसे होने चाहिए जिनके राइप होने मतलब तैयार होने चाहिए। और ये जो पिट्यूटरी है, ये भी, और जो रिसेप्शन जो जिसने रिसीव करना है उसकी भी बात करें तो उसके भी जो गुनेड्स वगैरह हैं वो राइप होने चाहिए, मतलब तैयार होने चाहिए, ताकि उनके वो जो गुनेड्स मतलब मेल और फीमेल के जो गुनेड्स हैं जिनमें से एग और स्पर्म निकलना है वो तैयार होने चाहिए, ताकि उनको निकाल के आसानी से ब्रीडिंग करवाई जा सके। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा ये जो हमने तैयार करना है पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट या पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कहाँ से होगा, ये बेसिकली डोनर का जो स्कल है, डाइसेक्शन करेंगे हम फिश की। डाइसेक्शन में जो डोनर या फिश है उसका जो स्कल है उसको रिमूव किया जाता है। तो उसको रिमूव करेंगे तो उसके ब्रेन के नीचे मेल में, ठीक है, बेसिकली क्या होगा, 2 से 4 mg जो है वो आपको वेट ऑफ फिश फॉर मेल आपको पिट्यूटरी ग्लैंड मिलेगा। और जो फीमेल्स हैं उनकी अगर देखा जाए वेट के लिहाज से तो 8 से 10 मिलीग्राम जो है पर केजी के लिहाज से, ठीक है, तो पर केजी के लिहाज से फीमेल्स में से आपको पिट्यूटरी ग्लैंड मिलेगा। मतलब फिश को डाइसेक्ट करेंगे, उसका स्कल को रिमूव करेंगे तो उसके ब्रेन से नीचे वाले हिस्से में आपको पिट्यूटरी ग्लैंड, वहाँ से हमने उसको निकाल लेना है। मेल में आपको बता दिया 2 से 4 है, फीमेल में 8 से 10 है। उसको निकाल के क्या करेंगे बच्चों, इज टेकन ग्राउंड टू फॉर्म पेस्ट एंड वाटर विद फ्यू ड्रॉप डिस्टिल्ड वाटर H2 और 65% सलाइन सोल्यूशन, ठीक है, तो उसको पानी के अंदर डाल देंगे। सप्लीमेंट लिक्विड इज सेपरेटेड एंड इज यूज्ड एज इंजेक्शन। तो उसको बेसिकली 65% सलाइन सोल्यूशन में रखेंगे और वहाँ से फिर उसको हम इंजेक्शन के थ्रू आगे जो है डोनर को देंगे। तो यहाँ पे आप देखें तो आपको यहाँ पे चीज़ वाजे हो जाएगी इंड्यूस ब्रीडिंग में कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये डाइसेक्ट की हुई है, रहू का जो है ब्रेन जो है वो रिमूव किया गया, स्कल जो है उस ब्रेन के नीचे आपको पिट्यूटरी ग्लैंड, उस पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है फिर आप देखें वहाँ से निकाल के किस में डाला जा रहा है, सोल्यूशन के अंदर, सलाइन सोल्यूशन में, ठीक है, होमोजेनाइजर के अंदर। तो इसके अंदर उसको डाल दिया गया। अच्छा, ये अब उसने आगे जो ना प्रोसेस बताया कि इंजेक्शन लगेगा, इंजेक्शन से हम जो है ना ये जो इंजेक्शन लगाएंगे मेल और फीमेल को, जिसकी हमने आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करवानी है। किसके इंजेक्शन है ये, इंजेक्शन में है क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के इंजेक्शन लगेगा तो फिर जो है ना तकरीबन 6 से 10 घंटे के बाद जो है इनके जो है ना प्रोसेस शुरू हो जाए। खैर आगे मैं बताता हूँ अभी। तो ये आपके सामने डायग्राम है। उसके बाद क्या है बच्चों, तो ये जो लल्ट है ये भी मैं आगे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। इसमें वही पिट्यूटरी ग्लैंड का बताया गया है कि जो है ना इसके किस तरीके से निकालना है और उसमें क्या क्या एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद है जी तीसरा स्टेप, पिट्यूटरी हमने निकाल लिया है। अब इंजेक्टिंग रिकमेंडेड डोज ऑफ पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट। अब जो पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट हमने निकाला है इंजेक्शन में, उसको हमने इंजेक्ट करना है, रिकमेंडेड डोज जितनी भी है जो हमारा रिसेप्शन है, मतलब जिसने रिसीव करना है जिस फिश ने। तो पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट इज ड्रॉन इनटू द सिरिंज, सिरिंज में डाला जाएगा। इंजेक्शन इज यूजुअली गिवन इंट्रामस्कुलर। वो जो इंट्रामस्कुलर क्या करेंगे, वो इंजेक्शन देंगे 2 to 3 सेंटीमीटर डीप एट caudal peduncle or exit of pelvic fin or on the back near first ray of dorsal fin। यहाँ आप देखें ना पीछे की तरफ क्या कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो यहाँ पीछे की तरफ से वही बात कर रहा है, पेडंकल जो फिन्स हैं वहाँ पे बेसिकली इंजेक्शन लगेगा ये, ठीक है। तो वहाँ पे ये इंजेक्शन लगाएंगे, पेल्विक फिन जहाँ एग्जिट है, कैजुअल पेडंकल है या जो बैक साइड है। अब होगा क्या, डोज ऑफ पिट्यूटरी एक्सटेंट डिपेंड ऑन एज। अब वो डिपेंड करती है जी एज के ऊपर, वेट के ऊपर, मैच्योरिटी के ऊपर। तो वो जो रिकमेंडेड जो डोज है फॉर मेजर कार्ब्स, उसका अगर देखा जाए 8 से 10 mg पर केजी बॉडी वेट फॉर फीमेल और 2 to 4 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट फॉर मेल जो होता है हमारे पास। ठीक हो गया बच्चों, होप सो कि आपको ये मतलब इतना हमने बॉडी वेट के लिहाज से देखना है
कि कितनी डोज हमने जो पिट्यूटरी है उसकी देनी है। फीमेल्स को केजी के लिहाज से 1 केजी में 8 से 10 mg और मेल जो है उनको 2 से 4 mg हम देंगे केजी के लिहाज से। उसके बाद इन केस जो सिंथेटिक हार्मोन्स हैं उनकी बात करें, जैसे ओवरप्रेम है या ओवर डाइड है, तो वो भी 0.5 ml पर केजी फीमेल्स के लिए और 0.25 ml पर केजी फॉर मेल्स हम साथ में देंगे। उसके बाद होता है डोज में भी गिवन। अब ये जो डोज दे रहे हैं पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट की, ये या तो सिंगल होती है या डबल होती है। अब डबल डोज, सिंगल तो हमने एक दे दी, डबल डोज का क्या होता है कि फीमेल्स में मोस्टली 25% टोटल डोज पहले दी जाती है, उसके बाद 6 घंटे के बाद जो 75% डोज है वो मज़ीद दे दी जाती है। तो इस तरीके से डबल डोज जो है आप कह सकते हैं पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड्स की दी जाती है या पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट की। और जो मेल हैं वो उनको सिंगल डोज दी जाती है 6 घंटे के बाद, और फिर इसी तरीके से मज़ीद 6 घंटे के बाद आप कह सकते हैं मज़ीद भी दी जा सकती है, लेकिन मोस्टली मेल में सिंगल डोज ही दी जाती है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद है जी, अब जब आपने डोज दे दी, पिट्यूटरी ग्लैंड आपने मेल और फीमेल्स में डाल दिया, आपके पास 10 हैं कप, मतलब मेल और फीमेल 10 पेयर्स हैं या 20 पेयर्स हैं, सबको आपने दे दिया। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसका काम होता है कि बेसिकली बहुत जल्दी जो है ना उनमें एग और स्पर्म्स को जो है ना मतलब उनको तादाद बढ़ा देना और जल्दी से उनको तैयार कर देना। अब क्योंकि हमने आर्टिफिशियल करवानी है तो यहाँ पे एक चीज़ की एहतियात करनी है कि नेचुरल फर्टिलाइजेशन ना हो, मतलब मेल और फीमेल्स को जो है आपस में मिलने नहीं देना ताकि नेचुरल फर्टिलाइजेशन ना हो सके। तो यही बात कर रहे हैं। आफ्टर इंजेक्शन ऑफ फिश आर प्लेस्ड इन इंक्यूबेशन टैंक आफ्टर 6 to 8 hour एस्ट्रस स्टार्ट्स फीमेल इज चेस्ड बाय फीमेल। तो 6 से 8 घंटे के बाद पिट्यूटरी अपना काम शुरू कर देगा, तो उसकी वजह से मेल जो है वो फीमेल के पीछे आना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपने बचाना है और उनको जो है ना अलहदा से अलग अलग कर देना है। अच्छा, ये हो गया जी। उसके बाद चौथा स्टेप है, इंजेक्ट कर दिया हमने, इंजेक्शन के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड डाल दिया। नेक्स्ट है स्ट्रिपिंग। अब हम स्ट्रिपिंग करेंगे। स्ट्रिपिंग में क्या प्रोसेस होता है कि बेसिकली एस्ट्रस इज साइन ऑफ मैच्योरिटी ऑफ गैमीट्स, कि जब भी आपको लगे मेल जो है वो फीमेल के पीछे भाग रहा है तो इसको कहते हैं एस्ट्रस, के उसका पीछा कर रहा है, तो ये मैच्योरिटी की साइन है कि अब जो है वो मैच्योर हो चुके हैं। तो उस वक्त क्या फिश शो रेस्टलेस एट दिस स्टेज, तो फिश जो है वो इस कंडीशन में रेस्टलेसनेस हो जाती है। ठीक है, तो इसमें फिर आपने क्या करना है, स्ट्रिपिंग करनी है कि मेल में से एग निकालने हैं और फीमेल में से एग और मेल में से आपने स्पर्म्स निकालने हैं और उनको मिक्स करवाना है, जिसे स्ट्रिपिंग कहते हैं। ठीक है, तो यही बात उसने की हुई है कि बेली ऑफ फीमेल जो है उसको प्रेस करेंगे, एग्स आर कलेक्टेड ड्राई बॉल, एक खुश्क बॉल के अंदर वो जो एग्स हैं उनको हम कलेक्ट करेंगे। 1 kg ऑफ अगर फ़िश है तो वो 1 लाख अंडे देगी। सेम प्रोसेस हम मेल के साथ करेंगे, उसका जो आप कह सकते हैं बेली है उसको प्रेस करेंगे, वहाँ से फिर ये स्पर्म्स निकलेंगे, उसको भी हम बॉल में डाल देंगे। बोथ मिल्ट एंड एग्स, क्योंकि मेल के जो स्पर्म उसे मिल्ट कहते हैं, तो मिल्ट और एग्स जो हैं उनको जेंटली जो है हम मिक्सड करेंगे एटलीस्ट 2 मिनट, तो 2 मिनट के लिए हम उनको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो एग्स आर देन वाश्ड विद वाटर फॉर 10 मिनट, तो 10 मिनट के लिए पानी के साथ जो है उन एग्स को क्या कर देंगे, वाश कर देंगे। बैड क्योंकि इससे होगा क्या, जब वाश करेंगे जो बैड एग्स हैं कम टू सरफेस, तो सरफेस पे आ जाएंगे, और गुड्स वन सेटल बॉटम, तो पानी में जब डालेंगे तो जो ख़राब हैं वो ऊपर आ जाएंगे, जो अच्छे एग्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। तो नॉर्मल साइज ऑफ एग इज़ 1 mm बट ड्यू टू H2O एब्जॉर्प्शन द साइज इज़ 3 to 4 mm। वैसे तो नॉर्मल साइज जो एग का होता है वो 1 mm है, क्योंकि पानी में है तो 3 to 4 mm हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि एग और स्पर्म्स मिल चुके हैं, आपने ही उनको मिक्स करवाया है, ये आर्टिफिशियल हो रही है, उनको निकाल के आपने मिक्स करवाया है, इसमें नेचर इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा फर्टिलाइजेशन ट्रांसफ़र टू, जैसे फर्टिलाइजेशन जो है क्या होनी है, एग्स आर ट्रांसफ़र। अब ये जो फर्टिलाइज्ड एग है इनको आपने ट्रांसफ़र कर देना है किसी इंक्यूबेटर टैंक में, स्टडी वाटर फ्लो हो, हाई डिज़ॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट हो, सूटेबल वहाँ पे टेम्परेचर हो, तो वहाँ पे आपने इनको डाल देना है। उसके बाद है बच्चों प्रिकॉशंस क्या हैं हैचिंग करते हुए, कि स्ट्रिपिंग जो है वो ड्राई स्टेट में की जाए। मेल्ट शुड बी एडेड विद इन 1 to 2 मिनट आफ्टर एग कलेक्शन, कि जैसे ही एग आपने कलेक्ट किया तो 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर स्पर्म्स या मेल्ट जो है उसको
डाल दें, अदरवाइज़ वो जो एग्स हैं वो क्लोज्ड हो जाएंगे, मैक्रोपाइल जो है उसको सुराख जो है। अच्छा, उसके बाद जो स्ट्रिपिंग है वो शेड के अंदर की जानी चाहिए, ना कि धूप में बैठे हों और आप उनको जो है ना प्रोसेस करो। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए और वहाँ पे जो है ना टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। स्ट्रिपिंग जो है ना मोस्टली मॉर्निंग टाइम में की जाए बच्चों। तो ये होता है हमारे पास स्ट्रिपिंग मिक्स करवाना। आखिरी स्टेप है जो हमारे पास इंड्यूस ब्रीडिंग है इसका, वो क्या है जी, डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस। अब क्योंकि एग फर्टिलाइज हो चुका है, फर्टिलाइजेशन के बाद वो हैचलिंग हैच होगा, इसमें से पहले पोस्ट लार्वा बनेगा, फिर फ्राई बनेगा, फिर एडवांस्ड फ्राई बनेगा, फिर फिंगरलिंग्स और आखिर में ईयरलिंग जब साल का हो जाएगा। ठीक है, तो एग जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको 3 दिन के लिए इंक्यूबेटर में रखा जाता है। अब वो जो इंक्यूबेटर में रख रहे हैं उसका टेम्परेचर कितना हो, 26 डिग्री सेंटीग्रेड हो, और इफ़ इट इज़ हाई और लो देन द एग विल डैमेज। तो वो कहते हैं ज़्यादा और कम हुआ तो अंडे क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। 26 जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर है एग्स के लिए। तो 3 दिन इंक्यूबेटर में रखेंगे। फ्राम 36 टू 40 आवर, 36 से 40 घंटे के बाद यंग्स जो हैं वो हैच होंगे, लेकिन उनको जब तक याक जो है उसकी कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं हो जाती तो वो इंक्यूबेटर में ही रहेंगे। हैचलिंग ट्रांसफर टू रेयरिंग पॉन्ड विच आर अर्थ एग्जीक्यूवेटर। ठीक है, तो उसको बेसिकली रेयरिंग पॉन्ड में, ये आगे मैं अगले टॉपिक में बताऊंगा पॉन्ड्स की जो टाइप्स हैं। तो ये हैचलिंग जो होगी उसको हम रेयरिंग पॉन्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद फूड जो है वो पहले से ही हमने तैयार की हुई होगी, उसको शिफ्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जिनमें बेसिकली ये जो फूड है इंसेक्टिसाइड्स होंगे रेयरिंग पॉन्ड्स के अंदर, जिनका बेसिकली 1 ppm रेट होना चाहिए या 400 ml पर एकड़ के लिहाज से। और ये जो इम्पॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड्स हैं वो कौन से हैं, बाइटेक्स हैं, कॉगेस हैं, रोट नन है हमारे पास। और उसके बाद बच्चों क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ इंक्यूबेटर रेयरिंग पॉन्ड शुड बी आलमोस्ट सेम, मतलब 26 हम कह सकते हैं। इफ़ द डिफरेंस इज ग्रेटर देन 5 डिग्री, अगर वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नीचे हुआ तो हैचलिंग विल डाई ऑफ थर्मल स्टॉक। तो टेम्परेचर की वजह से वो जो हैचलिंग्स हैं, मतलब बेबी पैदा हो रहे हैं, फिश बन रही है, तो वो क्या हो जाएंगे, हैचलिंग वो ख़त्म होना शुरू हो रहा है टेम्परेचर की वजह से। उसके बाद बच्चों नंबर ऑफ़ हैचलिंग शुड बी काउंटेड बिफोर शिफ्टिंग, शिफ्ट से पहले उनको काउंट कर लें। और ये जो है तकरीबन 4 लाख से 5 लाख फ्राई जो है वो पर एकड़ इन रेयरिंग पॉन्ड के अंदर पर एकड़ के लिहाज से 4 लाख से 5 लाख फ्राई जो है वो आपने डालने हैं। 3 से 4 हफ्ते के बाद फ्राई उसको 1 इंच का हो जाएगा। जब 1 इंच का फ्राई होगा उसको हम क्या कहते हैं, एडवांस फ्राई कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एट दिस स्टेज नॉर्मल मोर्टेलिटी रेट 50% विच कैन इंक्रीज ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट। अब वो जो फ्राई है उसका 2 से 5 इंच हो जाएगा। जब 2 से 5 इंच का होता है तो उसे फिंगरलिंग्स कहते हैं। जब क्या होगा, हमारे पास 3 से 5 हफ्ते के बाद जब 1 इंच का फ्राई होता है तो उसे एडवांस फ्राई कहते हैं। जब 2 से 5 हो जाता है तो उसे फिंगरलिंग्स कहते हैं। और दिस इज़ ट्रांसपोर्टेबल टू फार्मर। अब 3 से 5 इंच का जो है उसको बेसिकली जो हमारे पास फिंगरलिंग है ट्रांसफ़र करना आसान होता है। तो वहाँ से फिर उसको जो है ट्रांसफ़र किया जाता है नर्सरी पॉन्ड्स में। वहाँ पे कुछ मंथ या सालों के बाद उनका जो है ना वेट भी बढ़ना शुरू बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, तो वो जो हमारे पास फिर उनको फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है प्रोडक्शन पॉन्ड के अंदर बच्चों। ठीक है, तो प्रॉब्लम ऑफ हैपोफाइसेशन ये बाद में मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई गड़बड़ लग रही है, चीज़ समझ नहीं आई, तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी सारी चीज़ें ये क्लियर हो गई होंगी बच्चों। तो इसके अलावा अगर अब भी कोई बच्चा हमारा इस सेशन को ज्वाइन करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। अब भी हमारे पास 1.5 महीने 2 महीने का टाइम है। अभी कंफर्म तो नहीं कह सकते कि कब पेपर होगा, लेकिन सुनने में यही इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जून के एंड में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका पेपर कंडक्ट होगा। ठीक है, तो हमने तैयारी उसी लिहाज से करनी है। बाकी पेपर जब भी हो तो हमारा ये सेशन तब तक चलता रहेगा इंशाल्लाह। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं पे कोई मसला आ रहा है तो वो आप मेरे साथ फिर व्हाट्सअप नंबर पे मेरे रब्ता कर सकते हैं, और जिस तरह का भी सवाल हो आप वहाँ से फिर मेरे साथ कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। सेशन भी ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप हमारे साथ रब्ता करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।